हेलो स्टूडेंट्स, चंद्रन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज से हमारी जो है एक शानदार शुरुआत होने वाली है सुपर टेट के बैच को लेकर। और ये सुपर टेट बैच में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे क्या है कि ऐसा सब्जेक्ट जिसको देखकर आप भागते हैं बचपन से, और मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद आप भागेंगे। क्या हम लोग पढ़ेंगे? हिस्ट्री। देखो भाई, इसमें क्या है कि जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री इतिहास को बचपन से हमको कुछ ऐसा पढ़ाया गया, और या यूं कहें कि हमने कुछ उसको ऐसे देखा कि इतिहास जितना अच्छा सिलेबस है, जितना बड़ा है, हम उससे उतना ही दूर चले गए। हमारी कनेक्टिविटी कभी बन ही नहीं पाई इतिहास से, और क्या है कि ना तो किसी ने बनाने की कोशिश की। तो आप सभी जानते हैं कि आपके सिलेबस में क्या है कि आपके सिलेबस में हिस्ट्री है। अच्छा, जब हिस्ट्री देखिए, आज की क्लास जो होगी मैं आपको बता दूं, आज की ये पहली क्लास है हमारी। ये जो हिस्ट्री के है ना, आज की ये क्या है? पहली क्लास है। आज की ये पहली क्लास है। और आज जो यहाँ पर मैं इतिहास की बात करूंगा, तो यहाँ पर आज मेन मैं आपको क्या दूंगा? इंट्रो दूंगा। क्या है? इंट्रोडक्शन दूंगा। और इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको मैं ये समझाऊंगा और बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ें, इतिहास को कैसे पढ़ें, और इतिहास को क्या कि मजेदार कैसे बनाएं। क्योंकि देखिए, जो इतिहास है ना, इसमें भी साइंस छुपा है। क्या छुपा है? इसमें भी साइंस छुपा है। इसमें भी साइंस छुपा है। साइंस इन द सेंस कि आप जब इतिहास पढ़े, हालांकि आपका जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है। सिलेबस आपका बहुत छोटा है, लेकिन इतिहास बहुत बड़ा है। एक्चुअली में इतिहास है क्या? तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बहुत पहले जो घटना हो चुकी है ना, प्राचीन समय में अतीत की घटनाओं को, या उससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं ना, उनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, यही क्या कहलाता है? इतिहास। तो आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको बहुत प्राचीन में नहीं जाना, ठीक है। खैर, ये सब है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे और इस पे देखेंगे। बस एक बार मैं कहूंगा कि आप क्लास पूरी एक बार देखें, और जितने लोग जुड़े हैं अब देखिएगा कि अब से इतिहास पढ़ने का नजरिया आपका चेंज हो जाएगा। और यहां से क्या होगा कि जो सिलेबस है, देखिए, जो आपके जो है आपके सिलेबस में जो जो चैप्टर है या इतिहास जो शामिल है, वो तो शानदार है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम आज ऐसे समय में जी रहे हैं जो कभी इतिहास में हो चुका है। ऐसी घटना जो आज हम 2020 में जी रहे हैं ना, इसी तरीके की घटना पहले हो चुकी है। बस हमको समझना है कि कब हुई है और कैसे हुई है ना। चलिए, अब अगर देखिए हम लोग बात करें हिस्ट्री की, तो कुछ मैं आपको बता देता हूं, कुछ पॉइंट्स। जैसे हिस्ट्री है ना, तो यह एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका नाम है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया नामक शब्द से बना है, ठीक है। अच्छा, और हिस्टोरिया नामक बना है, और इसके फादर आप अगर हिस्ट्री के बोले, या हिस्ट्री के जनक, इतिहास के जनक कौन है? बोलो भाई, इतिहास के जनक कौन है? क्या आपने पढ़ा है? बिल्कुल, आप कहेंगे सर हिकेटियस। बिल्कुल, क्या बात है, कौन है हिकेटियस? इतिहास के जनक की जब बात होती है तो नाम आता है, बताइए, हिकेटियस की। हिकेटियस की नाम आता है। अच्छा, तो हिस्ट्री हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। अच्छा, हिस्ट्री में आपको और दो तीन चीजें बता दूं। जब बात इतिहास की होती है तो आप समझिएगा, इतिहासकारों ने इसका तीन कालखंड बांटा है। इतिहासकारों ने क्या किया है? इसका तीन, कौन सा हो जाएगा? एंशियंट हो जाएगा,
मिडिवल हिस्ट्री है और अंत में आता है क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब फिर मैं आपको बता दूं कि एंशियंट में आपको पढ़ना क्या है भाई। एंशियंट में आपको क्या पढ़ना है, तो एंशियंट में जो पढ़ा जाता है क्या, मानव सभ्यता ना, मानव उत्पत्ति एवं विकास, उत्पत्ति। अब पहले जैसे दिमाग में एकदम बोझ बना के मत समझ, जो है दिमाग में एकदम बोझ बना के मत चलिएगा, मुझे 15 मिनट दो, शुरू के 15 मिनट दो, मैं आपका जो है मूड चेंज कर दूंगा, पढ़ने का तरीका चेंज, बस 15 मिनट देखना इधर ध्यान से। मानव उत्पत्ति एवं उसका क्या है कि विकास आता है इसमें। ठीक, और यहां पर देखें मिडिवल पर, तो विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण जिसमें खास तौर पर अरब देश से आते हैं, यूनान देश से आते हैं। ठीक है, और यहां पर इनका, और यही इसी में इसी में आता है ना मुगल काल। क्या आता है बताइए, मुगल काल। चलिए, इसी में मुगल काल आता है। अगर हम और बात करें, अगर मॉडर्न में, तो मॉडर्न में आता है क्या बताइए, स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम, ये इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है हिस्ट्री को, इतिहास को। किसमें बोलो, एंशियंट में, मिडिवल में, और क्या है कि मॉडर्न में। आप किस बैच के हैं, आप तैयारी किसके कर रहे हैं बताइए। शायद आपका ये जो बैच चल रहा है, ये जहां तक बैच चल रहा है, जो मैं समझ रहा हूं, ये जो बैच चल रहा है बताइए किसका, आपका सुपर टेट का, स्टेट का। किसका चल रहा है, सुपर टेट का। तो आपके लिए आपके लिए एक खुशखबरी है, आपके लिए खुशखबरी ये है सुपर टेट के स्टूडेंट्स, आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये जो इतिहास के 2 भाग हैं ना, इतिहास के जो 2 भाग हैं, सुपर टेट में जो है चूंकि सिलेबस ज्यादा होता है, तो आपके सुपर टेट में ये दोनों को नहीं पढ़ना है। आपको इन दोनों सब्जेक्ट को, इन दोनों को नहीं पढ़ना, चूंकि इन दोनों का ही समयकाल बहुत है और यही असली इतिहास है, इसी में बहुत कुछ भरा है। तो अब आप खुश हो जाएं कि आपको ना तो प्राचीन पढ़ना है और क्या, ना तो मिडिवल पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है केवल मॉडर्न। अच्छा, मॉडर्न में ही कहां पढ़ना है, तो पूरा मॉडर्न नहीं पढ़ना। चलिए, अब मैं अगर मॉडर्न में आपको बताऊं कि आपको मॉडर्न में पढ़ना क्या है, कि जो मॉडर्न इतिहास है इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो इसमें आपको पढ़ना है भाई, इसमें आपको 2 चीज पढ़ना है। पहले तो आपको पढ़ना है क्या, पहले तो आपको पढ़ना है क्या, स्वतंत्रता संग्राम आ जाएगा ना, स्वतंत्रता संग्राम, इसमें बहुत सारे आंदोलन होते हैं। और दूसरा आपको यहां पर पढ़ना है क्या, धार्मिक आंदोलन। सुपर टेट के जितने स्टूडेंट्स हैं, हम लोग यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में भी पूरा हमको नहीं पढ़ना है। आधुनिक भारत के इतिहास में 2 चीज केवल पढ़ना है आपको, एक पढ़ना है कि स्वतंत्रता संग्राम, और दूसरा पढ़ता है धार्मिक आंदोलन। ये क्यों पढ़ना है, ये चीज डिस्कस करें। ये चीज क्यों पढ़ना है आपको, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम का मतलब क्या है, हम स्वतंत्र हुए। हमारी स्वतंत्रता जब शुरू होती है, स्वतंत्रता की चाहत जब से शुरू होती है, तो उस वाले पूरे घटना को हम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। स्वतंत्रता की चाहत या स्वतंत्रता की जरूरत हमको क्यों पड़ी, क्या हम गुलाम थे क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल। किसके, आप कहोगे अंग्रेज से। कब,
कितने दिन तक? आप कहोगे 200-250 वर्षों तक। अच्छा, ये कब से शुरू होता है प्रक्रिया? तो ये कब से शुरू होता है? 1600 ईस्वी से। क्या आपको 1600 ईस्वी से? तो इससे पहले भी क्या कोई था क्या? 1600 पहले से बिल्कुल बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारे विदेशी आए ना। चलिए, तो इसमें ये सब हम लोग देखेंगे कि इसमें एक्चुअली में होता क्या है। हम लोग गुलाम है तो एक विचारधारा चलती है आजादी के, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे देश के लोग शहीद हुए, बहुत सारी क्रांतियां हुई अंग्रेजों से लड़ने की। आप एज अ टीचर आपको ये सारी केवल आपको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इसको और आगे लेके चलता हूं। हमको पढ़ना क्या है, दोनों चीजें बताऊंगा। हमको पढ़ना है, एक तो क्या बताइए, आधुनिक भारत में हमको पढ़ना है स्वतंत्रता संग्राम, और दूसरा पढ़ना है क्या, धार्मिक आंदोलन। पहले एक एक चीज समझते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम क्या होता है और धार्मिक आंदोलन क्या होता है। जब हम बात करते स्वतंत्रता आंदोलन की, तो इसमें ये स्वतंत्रता संग्राम में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विभिन्न घटना और उनसे जुड़ा हुआ व्यक्तित्व, उनसे जुड़ा हुआ जो भी पर्सनैलिटी थी, उनसे जुड़ी हुई जो भी पर्सनैलिटीज थी, जैसे कि आप जानते हैं शहीद जो है आजम भगत सिंह, झांसी की रानी चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी, ये सब। तो उस समय इन लोगों ने कितना संघर्ष किया। सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी नेता ने, आप सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस जो निकलते हैं कहां से बताइए, बंगाल से निकल कर क्या है कि वो जाते हैं कहां तक बताइए, पाकिस्तान, फिर कहां जाते हैं, अफगानिस्तान, पैदल। और अफगानिस्तान से वो कहां जाते हैं बताइए, पैदल जाएंगे। अफगानिस्तान से वो रूस जाएंगे, मॉस्को जाएंगे पैदल। हालांकि एक गधे का सहारा लेता है तो गधा कब तक चलेगा, तो वो क्या है कि गधा हो जाता, फिर उसको छोड़कर पैदल जाते, और फिर मॉस्को से कहां जाते हैं वो बताइए, जापान। तो ऐसे क्रांतिकारियों को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपके अंदर एक अलग जोश आएगा, और बस उसी जोश के साथ हमको पढ़ना है। आपको क्यों पढ़ना है? बिकॉज ऑफ आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, और एक टीचर का कर्तव्य है कि वो समाज को सुधारे। और समाज कैसे सुधरेगा? जब एक बच्चा, जो आज की जनरेशन है, जब उसको सही ज्ञान मिलेगा, सही चीज डिलीवर होगी, तो यहां से जब बच्चा, आप लोग पढ़े होंगे ना, आप लोग पढ़ते होंगे क्या बताइए, मैं आपको बता दूं, आप लोग पढ़ते होंगे क्या, अधिगम ना। हालांकि ये आप लोग पढ़ते होंगे अधिगम, और अधिगम में क्या होता है, आप अधिगम कराते हैं, और फिर क्या पेडागोजी या फिर शिक्षण पढ़ते। तो शिक्षण में क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से देखिए, मैं कनेक्ट कर रहा हूं। शिक्षण में क्या होता है, शिक्षण में एक बालक है, शिक्षण में एक बालक होता है, शिक्षण में एक बालक होता है। आपको इसको अधिगम कराना है, शिक्षित करना है, और आपका स्कूल है, ठीक है ना। और ये बालक अपने घर से कहां आया है, स्कूल में। और आप क्या है कि एक टीचर हो, यहां टीचर से मुलाकात होती है। अब ध्यान देना कि यहां पर बच्चा कहां से आया है, अपने घर से आया है आपके पास। तो आप बच्चे को जो ज्ञान दोगे, और यहीं से निकल कर कहां जाएगा, ये बालक यहीं से जाएगा आगे और समाज का निर्माण करेगा। और यही बालक कहां जाएगा बताओ, यही बालक
समाज में आएगा स्कूल से पढ़कर। और चूंकि यहां पर आप एक टीचर हो तो आप इस बालक को जैसा जो यहां पर परोसोगे, अगर बालक को आप यहां पर सही चीजें देते हो तो जो अलग अलग समाज में जाएगा तो वही चीजें वो डिलीवर करेगा। अगर यहां पर बचपन में ही बालक को गलत दे दोगे, चीजें डिलीवर कर दोगे उसके माइंड में, तो समाज में जाकर वही बातें फैलाएगा और आगे चल के वैसा ही समाज बिल्ड होगा। इसीलिए कहा गया है कि जो शिक्षक होता है वो एक समाज निर्माता भी होता है, समाज निर्माता भी होता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, गलत का मतलब ये है कि बचपन से ही जैसे ही आप बच्चे को अगर ये उसके दिमाग में भर दिए कि तुम एक प्रकार से क्या हो, तुम क्या हो एक प्रकार से, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है और बड़े होने तुमको नौकर बनना है सरकार का, सरकारी नौकरी, तुम कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकते, तुम कुछ इनोवेटिव नहीं कर सकते, नयापन नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकती है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना आती है बच्चे से और वो खुद में हीन भावना होते हुए पूरी उम्र गुजार देता है। और जब जो है एक यंग एज में आता है तब भी उसके अंदर हीन भावना रहती है। आप होता नहीं कि जैसे कुछ लोग अगर बचपन में ही मम्मी लोग या घर के पेरेंट्स डराते हैं कि सो जाओ वरना बिल्ली आ जाएगी, वहां से एक अजीब सा बाबा जी आए हैं तुमको पकड़ ले जाएंगे, तो वो डर कहीं ना कहीं पूरी उम्र रहती है। और याद करो कि जब आप घर में अकेले रहते हो और बिल्ली अगर कहीं से आ गई या बिल्ली की आवाज आ गई तो ऐसा आपको लगता है जैसे शेर आ गया और खाकर आपको खा जाएगा। तो ये क्या है, वो बचपन का डर है जो यहाँ पर बैठ गया है। और इसीलिए एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बालक को जो आपके पास आता है उसको सही चीजें दे, उसको बताए स्वतंत्रता के बारे में कि स्वतंत्रता क्या होती है। और हमें आज हम जो है खुले इस माहौल में जो भी चाहे कर सकते हैं। आज तो लोग जो है राइट टू प्राइवेसी भी तक बात आ गई है और आज तो लोग अपने अधिकारों का इतना ज्यादा महत्व समझते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि उनको संविधान से राइट्स मिल गए, अधिकार इतने ज्यादा मिल गए कि किसी को कुछ भी बोल देते हैं। तो अगर हमको आजादी ना मिली होती, सोचो अंग्रेजों के गुलाम हम जैसे 200-250 वर्षों तो थे, 200 से 250 वर्षों तक थे ना, लगभग 200 वर्ष तक, तो हम लोग ऐसे माहौल में ना रह पाते खुली हवा में। तो उस बच्चों को, उन बच्चों को बताना है कि एक्चुअली में वो शहीद जो हुए वो किसके लिए हुए, क्यों हुए, उनकी कहानी क्या थी। तो उसके अंदर एक जो है देशभक्त की भावना आएगी, वो एक क्रांतिकारी भावना से जीवित रहेगा और वो देश के लिए, समाज के लिए हमेशा आगे बढ़ेगा। और इसी सब चीजों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। ये स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाने का बच्चे को मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि यू नो कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सबसे पहले, जो मैकॉले था, मैकॉले, अंग्रेजों ने सबसे पहले पता है क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि जो इंडियंस है ना, इंडियंस, इनको कभी ये मत बताना कि इनकी क्या है, इनकी संस्कृति क्या है, एक्चुअली में थे क्या। आप बताओ कि आपके सिलेबस में आप एक दिन में, या आपका जो किताब है शिक्षा, उसमें महाराणा प्रताप को कितने अच्छे से बताया गया है? क्या उसमें भगत सिंह को बहुत अच्छे से बताया गया है? चंद्रशेखर आजाद को कितना, कहीं उनको चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या फिर झांसी की रानी हो और भगत सिंह हो, इन सबको किताबों में छोटी छोटी जगह मिली है। क्यों? क्योंकि इनको पढ़ने के बाद बालक आगे निकल ना पाए और वही शिक्षा नीति बन गई है। फिर हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे योद्धा हुए ना, आप देखें जो सिख के रहते हैं, गुरु गोविंद सिंह ना, बहुत सारे गुरु गोविंद सिंह, बताइए कितने लाख जो है मुगल सेना रहती, अकेले 3-4 लोग अपने पुत्रों के साथ, कितनी कम सेना में 8-10 लोग रहते, सबसे लड़ जाते हैं ना। और उसके बाद फिर महाराणा प्रताप हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, हम लोग उस देश के हैं। और अगर यही चीज हमको बचपन से जो है बताया जाएगा तो देखिए, दो चीज होता है, एक ताकत होती है इस शरीर की, एक पावर होती है इस शरीर की, और एक पावर होता है इस दिमाग की। ये शरीर अगर थक भी जाए तो ये नहीं थकता है। अगर ये पावर हम समझ ले, आपको भी मैं कह रहा हूं, जितने लोग डेमोलाइज होते हैं, खुद से क्या कहते हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है, छोटी छोटी घटनाओं से परेशान हो जाते हैं, भाई आपने अपने जीवन को संकुचित कर लिया
और बहुत ही छोटी जगह में और बहुत ही छोटी लोगों के साथ रह रहे हैं और उतनी ही अपनी दुनिया बना ली है। और ये दुनिया बहुत बड़ी है, आप जितना इसका प्रसार करेंगे उतना मजा आएगा ना। तो हम लोग कहीं किसी से हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं, तो इस हमारा यहाँ का होता है। और यही चीज अगर जिसका बड़ा है, यही चीज जिसका बड़ा है वो पूरे सर झुकाकर खड़ा है और वही आगे चलता है। और ऐसे बच्चों को स्कूल में आपको वही बनाना, आपको वो नहीं बनाना है बच्चे को कि वो यहां से गया है आपके स्कूल से। देखिए दो चीजें होता है, चलिए मैं मान लेता हूं कि आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप क्या है कि टीचर बनने जा रहे हैं एक अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, जीवन यापन कमाने के लिए, और क्या है कि एक नौकरी के लिए ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, पैसा एक तरफ होता है और देश का भविष्य, बच्चों का भविष्य एक तरफ होता है। आपके आगे टीचर का, एक शिक्षक या शिक्षिका का टैग लगा है, तो ये आपके अपनी आत्मीयता की बात है, आपके अपने क्या है कि स्वाभिमान की बात है कि आप उस बच्चे को क्या, पैसा तो मिलेगा। अगर आप गलत चीज सिखाओगे तब भी सरकार पैसा देगी और सही चीज सिखाओगे तब भी सरकार पैसा देगी। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने एक बालक को स्कूल से जो पढ़ा के भेजा है, समाज में 20 साल बाद 30 साल बाद वो क्या करेगा, क्योंकि 20 साल बाद 30 साल बाद अगर ये गलत काम में लिप्त हो गया तो उस समय आपके बच्चे भी उसी समाज में होंगे और उस समय क्या होगा। इसलिए जरूरत है उनके अंदर जो है शहीदों की जो खून है या जो क्रांतिकारियों की जो भावना है उसको डालने की। पहला सेगमेंट अभी मैंने समझाया है, ये कोई क्लास अभी सिलेबस नहीं चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं आज के इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है। इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है और इतिहास को पढ़ाने वाले लोगों ने इसको कैसे एकदम से डम्ब विषय बना दिया है। इतिहास से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, वो चाहे प्राचीन हो, मध्यकालीन हो या आधुनिक हो। आधुनिक से तो हमको ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं, आज हम जिस समाज में रह रहे हैं कुछ वैसा ही सिनेरियो चल रहा है, ये हमने। दूसरा, धार्मिक आंदोलन हमको पढ़ना है, तो धार्मिक आंदोलन क्यों पढ़ना है? अच्छा, क्योंकि आप सभी को पता है एक वैदिक काल आता है, ऋग वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, और एक समय के बाद इसी हमारा जो सोसाइटी था, समाज था ना, इसमें बहुत सारे आडंबर आ गए। इतने आडंबर की मनुष्यों को न जानवरों जैसा व्यवहार किया जाने लगा। जो शूद्र जाति के थे, शूद्र को लोग, इंसान ही इंसान को पत्थर मारता और इंसान ही इंसान को जानवर समझता। कहते हैं कि जिस रास्ते से शूद्र गुजरते थे वहां पर लोग पत्थर मारते थे, तो शूद्रों का रास्ता अलग बना दिया गया। बहुत सारी चीजें ना, और इतना आडंबर, इतना जो है दिखावा और इतना बड़ा अंधविश्वास आ गया, तो जरूरत थी जो यहाँ पर इस समाज में जो मानव था उसको सही रास्ता दिखाना। और सही रास्ता दिखाने के लिए आगे चल के क्या होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या होता है कि उत्पत्ति होती है। ये लोग कहते हैं कि आडंबर बहुत आ चुका है, नहीं मानते। फिर भी एक कहते हैं कि दिमाग में जब एक चीज बैठ जाती है तो जल्दी नहीं जाती है ना, वो हमेशा चलता रहता है। फिर भी इसके बाद ही स्वतंत्रता के समय ही भारत में धार्मिक आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि धर्म के लिए लड़ाई। धार्मिक आंदोलन का मतलब है कि जो यहाँ पर आडंबर थे उसको दूर करना, एक नया आंदोलन लाना। और इसको कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का काल, जिसमें आप पढ़ेंगे कि जो धर्म में आडंबर थे उसको सुधारा गया। जैसे कुरीतियां थी, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सबको सुधारा गया। और इसमें आप देखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना होती है ना, और बहुत सारे राजा राम मोहन राय, फिर आत्मीय सभा की शुरुआत होती है इसमें। और फिर इसमें क्या होती है बताइए, बहुत सारे ऐसे धार्मिक जो है आंदोलन चलते हैं, राइट ना। तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम और धार्मिक आंदोलन में। अब चीजें आपको समझ में बिल्कुल क्लियर आ गए होगा कि चीजें आपको क्या क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो हम लोग पहले ये वाला सेगमेंट लेके चलेंगे, स्वतंत्रता संग्राम। और स्वतंत्रता संग्राम को अब आप देखना कि हम लोग कहां से लेकर चलेंगे, ठीक है। जब बात स्वतंत्रता संग्राम की होती है, तो जब बात यहां पर स्वतंत्रता की होती है, तब क्या मैं ये समझूं स्वतंत्रता क्यों चाहिए, स्वतंत्रता क्यों, किससे, स्वतंत्रता क्यों चाहिए और किसे चाहिए। तो आप कहोगे क्योंकि भारत क्या है, गुलाम है। भारत क्या है, गुलाम है। किससे, तो बताएंगे कि अंग्रेजों से।
किससे? अंग्रेजों से, राइट। क्यों चाहिए स्वतंत्रता? क्योंकि गुलाम है भारत। किससे गुलाम है? अंग्रेजों से गुलाम है। अच्छा, तो गुलाम है अंग्रेजों से गुलाम है। कैसे गुलाम है? तो ये देखना, ये पूरा, ये पाकिस्तान वाला, ये भी भारत ही है, ये भी भारत ही है। और ये बांग्लादेश, ये भी क्या है कि ये भी भारत ही है। तो उस समय पहले पूरा, आपने सुना होगा ना भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारत क्या है? ये पूरा भारत है, ये पूरा भारत। और भारत इतना संपन्न कि यूरोप से लोग देखते हैं कि पूर्व में कोई देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, और वहां पर इतनी संपन्नता है तो सबकी नजर यहीं पर आती है। ठीक है, तो ये भारत क्या है? भारत गुलाम है। भारत गुलामी की जंजीरों में जगड़ा है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और इसी से हमको क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। तो पहले आइए देखते हैं वो घटना कि कैसे भारत गुलाम बनता है। तो पहले भारत को में अंग्रेजों का प्रवेश कराते हैं, विदेश से आए लोगों का प्रवेश कराते हैं, गुलामी की जंजीर में इनको जकड़ते हैं, और फिर भारत को हम लोग स्वतंत्रता कराएंगे, और जिसमें बहुत सारी क्रांतिकारी जो है क्रांति में हम लोग भाग चलेंगे और देखेंगे कि कहां पर कौन कौन सी क्रांति हो रही है। वो चाहे तो 1857 की क्रांति हो, या उसके बाद बहुत सारे आंदोलन हुए, और फिर कांग्रेस की स्थापना में हम लोग भाग लेंगे, बैठक करेंगे। फिर बहुत सारे गांधी जी के जो आंदोलन होंगे, ठीक है, उसमें हम लोग भाग लेंगे। ठीक, तो हर जगह हम लोग उपस्थित रहेंगे, देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कितनी जो है बहुत जो है बहुत खराब स्थिति थी, बहुत खराब घटना थी, उसमें हम लोग देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे कि कहां पर क्या हो रहा है, राइट ना। तो ये भारत गुलाम हो गया। अब भारत गुलाम, तो आइए इसको पहले समझते हैं कि भारत गुलाम क्यों, भारत गुलाम क्यों बना और कैसे बना, इस चीज को आइए आज हम लोग समझते हैं। चलिए देखिएगा, यहां पर मैं एक छोटा सा भारत बना देता हूं। चलिए, ये क्या है भाई? बिल्कुल ध्यान से देखना, ये क्या है? यूरोप। ये क्या है? अफ्रीका। और ये अपना प्यारा भारत है, ये पूर्व में है। ठीक है, चलिए मैं दो चीज यहां पर और बना दूंगा, हालांकि ऐसे समझ लेते हैं ना। चलिए, समझना है, यहाँ पे कोई ज्योग्राफी की क्लास अभी तो नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से बना दूं इसको, ठीक है। फिर भी एक ऐसे लग जाती है, दिखना चाहिए। चलिए, ये क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। कैसा? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, और ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी इधर पूरा प्रशांत महासागर हो जाएगा। बात होता है, देखिएगा बात कब की है, यह बात है लगभग जो है आपकी 14वीं 15वीं सदी की बात है। ये यूरोप है, यहाँ पर पुनर्जागरण का समय चल रहा है, यूरोप में पुनर्जागरण का समय चल रहा है, और भारत में अभी भी आडंबर वगैरह चल रहे, कुरीतियों से भरा भारत है अपना।
ठीक है। हालांकि ये संपन्न है, हालांकि ये बहुत संपन्न है ना, सोने की चिड़िया कहा जा रहा है। अभी ये वाला भारत देखिए, वर्तमान का जो भारत है, ध्यान देना, हम लोग, मैं जिस भारत की बात कर रहा हूं, ये जो भारत है इस समय, ये भारत को क्या कहा जा रहा है इस समय? सोने की चिड़िया। ठीक है, सोने की चिड़िया कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ये संपन्न भारत है। कैसा भारत है? संपन्न। गरीबी नाम की कोई चीज नहीं यहाँ पे। यहाँ पे ना तो इस वाले भारत में, सोने की चिड़िया में, ना तो अभी कोई भिखारी है, ना तो चोर है, और ना तो कोई बेरोजगार है ना, हर कोई एकदम से संपन्न भारत है। गरीबी कुछ नहीं है, 1% गरीबी नहीं है। जितना आज अमेरिका संपन्न है, उससे ज्यादा संपन्न है 15वीं सदी के आसपास ना भारत अपना। ठीक, तो यहाँ पर पुनर्जागरण का चलता है। अच्छा, तो पहले देखिए, अगर हम बोले तो ये जो भारत है ना, भारत का व्यापार होता था। भारत का व्यापार किससे होता था? यूरोप से होता था, इधर से। और ये यूरोप से होता था, तो ये पूरा क्या है आपका? ये स्थल, ये पूरा स्थल मार्ग से होता है ना, अरब के देशों से होता है भारत से व्यापार। और ये कोई इस समय नहीं होता है, ये आपने पढ़ा होगा, सिंधु सभ्यता प्राचीन काल से ही यूरोप से हमारा व्यापार होता था, या अरब के जो देश है, खाड़ी के देश है ना, इससे हमारा व्यापार होता था। आगे चल के कुछ ऐसी घटना होती है कि यहाँ पर एक देश है कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया में अरबों का आक्रमण होता है, जिसके वजह से ये वाला पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, ये वाला पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। अब यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो भारत आएंगे, पूर्व में जो भारत है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर सिंधु नदी है ना, ये सिंधु नदी। ठीक, तो सिंधु नदी को पार करके लोग भारत आते थे। अब ये वाला रास्ता ब्लॉक हो गया। अब ये लोग क्या करेंगे? भारत आने के लिए नए मार्गों की खोज करेंगे। ध्यान देना, नए मार्गों की खोज करेंगे। मैं क्रिएट कर रहा हूं, एक देश तैयार कर रहा हूं कि कैसे आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और कैसे भारत को गुलाम में हम लोग जकड़ेंगे। ठीक है, चलिए, यहां से यूरोप में भारतीय पुनर्जागरण का काल, यूरोप में पुनर्जागरण का काल चल रहा है, और लोग व्यापार करने के आतुर हैं। भारत के बारे में बहुत ज्यादा सुने हैं। और यहाँ पर क्या है कि भारत किसके लिए प्रसिद्ध है? यह यहाँ पर प्रसिद्ध है, बताइए, सबसे ज्यादा मसाला के लिए उस समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। क्योंकि ये ठंडे प्रदेश के लोग हैं, तो इनको मसाले की बहुत जरूरत है। एक शब्द में कहें तो भारत बहुत संपन्न है। और जैसा मैंने कहा, भारत में ना तो कोई जो है भिखारी है, ना तो चोर है, ना तो बेरोजगार है। अमेरिका जितना आज है, इससे कहीं बहुत ज्यादा हम लोग संपन्न थे। तो यही चीजें यूरोप के लोगों को आकर्षित की। और आगे चल के आप देखेंगे कि यहां से एक बंदा निकलता है, यहां से एक व्यक्ति निकलेगा। कब बताइए? 1492 ईस्वी में। और उसका नाम रहेगा क्या? कोलंबस। क्या नाम रहेगा? उसका नाम रहेगा कोलंबस। और दुनिया की खोज में चलता, और ये अटलांटिक महासागर है, तो इधर आने के बजाय ये इधर चला जाता है। और ये इधर चला आता है, यही कोलंबस इधर चला आता है उत्तरी अमेरिका में, तो इसको लगता है कि यही इंडिया है। इसको क्या लगता है? कि यही इंडिया है। ठीक, इसको लगता है कि यही इंडिया है। और कोलंबस यहीं पर रहता है। अपने मौत के जो है लास्ट, अपने जीवन के लास्ट दिनों में उसको पता चलता है, भाई ये तो इंडिया नहीं है, ये तो क्या है? उत्तरी अमेरिका है। फिर यहीं से एक व्यक्ति और निकलता है। कब बताइए? यह व्यक्ति निकलेगा कहां पर? 1492 ईस्वी में। कब निकलेगा? 1498 ईस्वी में। और इसका नाम है, क्या बताओ? वास्को डिगामा। क्या नाम है? इसका नाम है वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा आता है इधर से समुद्री मार्ग होते हुए, यहाँ पे केप ऑफ जो है गुड होप होता है। और यहाँ पर फिर इसकी जमोरिन नामक व्यापारी से मुलाकात होती है। आगे आएगा और ये कहाँ पहुंचेगा? कालीकट के मैदान पर पहुंचेगा। कालीकट के मैदान पर पहुंचेगा। क्योंकि इसके बाद से यूरोप से बहुत सारे अलग अलग वो, चाहे तो डच हो, पुर्तगाली हो। ये कहां से आया था? वास्को डिगामा पुर्तगाल। डच हो, पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो, अंग्रेज हो, जो है ये सब कहां से? यूरोप से आते हैं। इसीलिए इस सेगमेंट को पूरा क्या पढ़ा जाता है? यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, अब ये यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं, और यहां से जो पहले आए वो देखे कि इतना संपन्न, और ये जैसे यहां से सामान ले जाते, और जब यहां पर सामान, चूंकि ये रास्ता ब्लॉक है, अब ये लोग पूरा यहां से, और ये समुद्री मार्ग हो गया, तो समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज की, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत का खोज करने वाला को वास्को डिगामा। ऐसा नहीं उससे पहले भारत नहीं था, भारत तो था ही, ये सब नहीं है, लेकिन भारत था।
ठीक है, चलिए वास्को डी गामा। अब यहां से लोग जो सामान ले जाते, अगर 1 रुपए का सामान ले जाते, अगर 1 रुपए का सामान ले जाते तो उसको 600 रुपए में बेचते। कहां पर? यूरोप में। इस प्रकार यहां से सामान ले जाते और यहां पर बेचते, तो कमाई का आधार देखकर या इतना ज्यादा इनकम देखकर यहां से बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारे देश आने के लिए तैयार हुए, जिसमें हम देखते हैं कि यहां पर कौन कौन से आए। तो कौन कौन से देश आए बताइए? इसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले कौन आता है? एक सेकंड। तो यहां पर 98 की बात हुई, तो सबसे पहले यहां पर कौन आएगा? 1498 में कौन आया है? वास्को डी गामा। तो पुर्तगाली आएंगे। उसके बाद फिर कौन आएंगे बताइए? डच आएंगे। और फिर कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे। अंग्रेज आएंगे। और लास्ट में कौन आएंगे बताइए? फ्रेंच आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे ना, फ्रेंच आएंगे। अगर इनका मैं क्रम बताऊं तो इनका क्रम क्या है कि ये 1498 में आए और ये कब आते हैं? 1595 के आसपास आते हैं। और आपको पता है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आती है और फिर ये आते 1664 में। कब आते हैं? 1664। ये अंग्रेज आते हैं कब बताइए? ये भारत आए। भारत आए, कंपनी, इनका व्यापार चलता है भारत में। और भारत में जब ये आते तो उस समय क्या है कि मुगलों का शासन होता है, मुगल उस समय होता है। ठीक है, समय के साथ ये सब रहते हैं। लेकिन इसमें से जो अंग्रेज है, अंग्रेज का एक अधिकारी है, बताइए कौन? टॉमस रो। टॉमस रो वो कहां आएगा? जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया, रोने लगा। जहांगीर के दरबार में आया टॉमस रो, ये देखिए रो रहा है। टॉमस रो रोने लगा, बादशाह हमको जगह दे दो, हम भूखे मरे हैं, ये है आपका देश बहुत संपन्न है, अपने देश में छोटी सी इतनी सी जगह दे दो, क्या करेंगे? व्यापार करने के लिए हम लोग व्यापार करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। ये वो जहांगीर बहुत ही उदारवादी व्यक्ति थे, बहुत ही सीधे थे। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। मुगलों का चलता था, मुगलों की बात तो बात, जो कह दिया तो कह दिया ना। तो आए हो भूखे मर रहे हो, चलो ठीक है, इतना संपन्न से जाओ एक जगह रह। ये लोग व्यापार करने लगे। और सबसे पहले यहां पर हम लोग अब पढ़ेंगे अंग्रेजों को ना, इन लोग का काम नहीं है। अंग्रेजों को पढ़ेंगे तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि हमको एक जगह दे दो। और अगर हम लोग देखें तो सूरत में सबसे पहले सूरत में जगह मिल गई किसको? अंग्रेजों को। और सूरत में कब बताइए? 1608 ईस्वी की बात है। 1608 ईस्वी में यहां पर क्या है कि कंपनी बनना शुरू होती है। 1608 में कंपनी बनना शुरू होती है। कुछ दिन बाद इनको गुस्सा आ जाएगा जहांगीर को। अब इनको गुस्सा आ रहा है किसी हरकतों की वजह से, तो इस पर क्या होते? रोक लगा देते हैं। जब इस पर रोक लगा दिया तो यहां पर पड़ता है मसूलीपट्टनम। क्या पड़ता है बताइए? मसूलीपट्टनम। और मसूलीपट्टनम में फिर से एक कंपनी इनकी बनती है और 1611 में बनकर तैयार हो जाती है। 1611 में पहली कंपनी बनकर तैयार हो गई अंग्रेजों की, और 1613 में ये बनकर तैयार होती, चूंकि कुछ दिन काम रुका हुआ है। ठीक, 1613 में व्यापार करने लगे, यहां से जाके ये पैसा कमाने लगे। अब क्या होगा? सीधी सी बात है, इसके पास पैसा तो उसके पास पावर और उसके पास ईगो आएगा। तो फिर पैसे से ही ना इंसान समझता है ये कितना भी बड़ा हो, इसको मैं दबा सकता हूं पैसे से, हर तरीके से। यही हुआ जब ये लोग खाने लगे तो क्या है कि कहने लगे कि साहब हमको और जगह दे दो व्यापार करने का। अच्छा, यहां पर जो और कंपनियां थी, पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थी। अब ये अंग्रेज क्या करेंगे? उनसे संघर्ष होगा, अंग्रेजों का उससे संघर्ष होगा। क्यों? ये सोचेंगे कि पूरा मैं ही कमाऊं और सिर्फ मेरा ही राज रहे। तो आप देखेंगे कि यही भारत में ये लोग डच से युद्ध करते हैं, ये लोग फ्रांसीसी से युद्ध करेंगे, पुर्तगाली से युद्ध करेंगे, और सबसे युद्ध करके उनकी पावर को कम करते। इनकी एक अलग नीति रहती, पावर को कम करते और विस्तार होता जाता है भारत में विस्तार हो रहा है। और इसी क्रम में अगर हम लोग देखें तो इस अपने प्यारे से भारत में, जो कि उस समय बहुत ज्यादा संपन्न है,
सोचो, विदेश से लोग नौकरी के लिए आ रहे हैं, विदेश से लोग यहाँ पर व्यापार के लिए आ रहे हैं, इतना ज्यादा संपन्न है अपना ये भारत। ठीक, चलिए, और यहां पर एक पूरा क्षेत्र है किसका बताइए, ये वाला क्षेत्र है बंगाल। उस समय का बंगाल, ये पूरा जो बांग्लादेश है पूरा भारत था, और एक तरफ ये पूरा भारत और एक तरफ क्या है अपना बंगाल। और ये बंगाल क्या है कि बहुत ज्यादा संपन्न है, अति संपन्न इसको मैं कहूंगा। उस समय क्या है, यह अति संपन्न है। अपना बंगाल जो है यह उस समय अति संपन्न है। क्योंकि अंग्रेज कहां है, तो अंग्रेज यहां बैठे हुए हैं, अंग्रेज यहां बैठे हुए हैं, फ्रांसीसी कंपनी में, ठीक है ना। मद्रास में आ गए अंग्रेज, यहां भी आने लगे, और भी जो कंपनियां हैं, ठीक। अच्छा, यहां किनारे पर क्योंकि समुद्री था ना, तो समुद्र से व्यापार होता था, इसलिए लोग किनारे किनारे अपने फैक्ट्री लगाते थे। अंग्रेजों की नजर अब कहां जाएगी, अंग्रेजों की नजर अब कहां जाएगी, बंगाल की तरफ। क्यों, क्योंकि बंगाल अति संपन्न है, ठीक है। तो लगभग 1600 से और 1700 तक 100 साल ये लोग खूब व्यापार करते हैं। इस 100 साल में ये सब खूब व्यापार करेंगे, सभी यूरोपीय कंपनियां, डच हो गए, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज व्यापार करेंगी 100 साल यहां पर, और व्यापार के साथ साथ इसमें अंग्रेज वो विस्तार करेगी। और फिर देखेंगे कि यहाँ की राजनीति जो है, जब राजनीति को, राजाओं के राजनीति को, यहाँ पर मुगलों की राजनीति को समझ लेते हैं अंग्रेज, तो कहते हैं कि यार यहाँ पर तो बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। और फिर वो धीरे धीरे यहाँ की राजनीति में एक प्रकार से जिज्ञासु होते हैं और इंटरेस्ट दिखाना शुरू करते हैं 100 साल बाद। और 100 साल क्या, मतलब कि 150 साल तक ये यहाँ पे रहते हैं। और 150 साल की बात क्या है कि 1700, बात कब की है, 1750 से 1750 के आसपास से, 1750 ईस्वी से इनकी जो नजर जाएगी, 1750 के आसपास इनकी नजर बंगाल की तरफ जा रही है। और बंगाल क्यों जा रही, क्योंकि अति संपन्न है। और इस समय जो यहाँ का नवाब है, इस समय जो यहाँ का नवाब है बंगाल का, कब बात हो रही है, 1750 के आसपास की ना। और यहाँ का जो नवाब है उस समय कौन है बताइए, यहाँ का जो नवाब है कौन है, अलीवर्दी खां। कौन है, अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां एक ऐसा शासक है बंगाल का, चलिए, अलीवर्दी खां, एक सेकेंड शायद, ठीक है, चलिए देखिए, अलीवर्दी खां कहां है, बंगाल का इस समय नवाब है, राजा है। और अंग्रेज एक बार इसके पास आते हैं अलीवर्दी खां के, अलीवर्दी नवाब रहते हैं बंगाल के। और अलीवर्दी खां को पता चल जाता है कि ये अंग्रेजों की मंशा क्या है, यहाँ पर व्यापार करने नहीं आए हैं, ये तो अब कुछ और चाह रहे हैं। अंग्रेजों की मंशा क्या है, ये कुछ और चाह रहे हैं, ये भली भांति किसको पता चल गया है, अलीवर्दी खां को। और ये अलीवर्दी खां इस पूरा जो बंगाल वाला क्षेत्र है, ये पूरा जो बंगाल वाला क्षेत्र है ना, इसमें क्या किलेबंदी या फिर इसमें अंग्रेजों को एंट्री नहीं देता। और कुछ समय बाद इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और समय आ जाता है 1754-55 का। 1754-55 में अगर देखा जाए, चूंकि यह बहुत क्या है, संपन्न है, तो अलीवर्दी खां के लड़की का लड़का, दैट मींस इसका नाती कौन अब नवाब बनेगा, बंगाल का नवाब कौन बनेगा बताइए, बंगाल का नवाब कौन बनेगा, सिराज उद-दौला। सिराज उद-दौला। और सिराज उद-दौला, चूंकि सिराज उद-दौला के ऊपर अपने नाना का प्रभाव पड़ा है,
और इनके नाना ने कहा था कि बेटा कुछ भी करना, लेकिन इन अंग्रेजों को बंगाल के अंदर मत घुसने देना, क्योंकि इनकी मंशा कुछ और है ना। ये लोग क्या है कि सिर्फ ऊपर से कुछ और, इनकी मंशा कुछ और है। खैर, बात समय आ गया है, अब अंग्रेजों के साथ समय आ गया है 1756 का, 1756। और 1756 में एक अंग्रेजी अधिकारी है, ये इसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव। और सिराजुद्दौला के पास अपनी बहुत बड़ी सेना है, करीब 30,000 40,000 ये सेना रखता है सिराजुद्दौला। तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ती बंगाल में जाने की, अंग्रेज डर रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव आता है 1756 में और कहता है किससे? सिराजुद्दौला से, कि हमको बंगाल में जगह दे दो व्यापार करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए। सिराजुद्दौला को पता था, नाना ने कहा था उसके कि बेटा नहीं, तो उसने तुरंत मना करता है, नहीं तुम लोग को यहाँ व्यापार करने की कोई जरूरत नहीं है, हम वैसे भी संपन्न। तो उसने कहा कि पूरे भारत में लगभग हम लोग कर रहे हैं और हम सिर्फ व्यापार ही करेंगे, जगह दे दो। चूंकि ये लोग पैसा कमा लिए थे और भारत में कई पिछले 150 वर्षों से रह रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब इनको समझ गया कि भारत में क्या है, लेकिन सिराजुद्दौला को नहीं समझे थे। 150 साल से, 1600 से और 1756 की बात मैं कर रहा हूं, 1756 तक ये लोग समझ चुके हैं। इसलिए बड़े एक प्रकार से बड़े आत्मविश्वास के साथ क्लाइव जाता है सिराजुद्दौला के पास और बोलता है कि भाई दे दो और बंगाल में भी हम व्यापार करेंगे और आपको इसके एवज में पैसा देंगे। सिराजुद्दौला तुरंत मना किया। तो ये देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा सीधे दो तो सीधे, नहीं टेढ़े होना हमको आता है। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि अगर टेढ़े होना तुमको आता है तो दोबारा सीधा होने का हम मौका देते भी नहीं। मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि सीधे दे दो, नहीं युद्ध होगा। सिराजुद्दौला ने कहा जब कहो, जहां कहो, जैसे कहो कर लो युद्ध, कुछ नहीं, आगे चलते हैं। और अचानक से एक दिन सिराजुद्दौला को जून 1756 में अचानक सिराजुद्दौला को क्या होता है? गुस्सा आ जाता है कि कैसे इसने कह दिया मुझे। और ये क्या करते हैं कि एक युद्ध होता है और ये सिराजुद्दौला अपने सेना के साथ जाता है। इनके जो भी आसपास किले रहते हैं, जो भी रहता है कंपनी, सबको तोड़ देते हैं। चूंकि ये लोग कंपनी में किले बंदी, पहले तो व्यापार करने लगे। अब जहां पर इनकी कंपनी है ना, उसके चारों तरफ ये किले बंदी दीवार से उसको ढकने लगे। अब मतलब इनका जैसा खुद का राज्य है, इनके जैसे खुद का साम्राज्य किले बंदी करने लगे। आसपास के क्षेत्रों में सिराजुद्दौला इनके सारे किले को ढह दिया और उसको लूट लिया और वहां पर जो भी इनके अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी अंग्रेज, सबको बंदी बना लिया। रॉबर्ट क्लाइव कप गया, रॉबर्ट क्लाइव कांप जाता है। और फिर ये देखते हैं इसके पास इतनी ज्यादा क्या है बताइए? सेना है। इसके पास इतनी ज्यादा सेना है कि ये रॉबर्ट क्लाइव इससे लड़ नहीं सकता, युद्ध नहीं कर सकता। ये फिर अपनी अगली नीति अपनाएगा और उस नीति में देखेगा कि जो बंगाल है ना, बंगाल में क्या कोई गद्दार है क्या? कोई गद्दार है क्या? और ध्यान देना, बंगाल में अभी कौन है? तो यहां पर है सिराज। बंगाल का नवाब कौन है? यहां पर है सिराजुद्दौला। तो जब गद्दार की बात आती है तो सिराजुद्दौला का ही सेनापति रहता है, जिसका नाम है क्या बताइए? मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर। अब मीर जाफर को यहां पर अंग्रेज अधिकारी हैं, ये अंग्रेज गद्दार को खोज रहे थे और पहुंचे कहां? मीर जाफर। ये क्या है? सेनापति है। किसका बताइए? बंगाल का सेनापति है। उसके साथ साथ सिराजुद्दौला का रिलेटिव भी है, रिश्तेदार। और इसको शुरू से चाहत थी कि ये बंगाल का नवाब बने। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी बंगाल का नवाब बन जाऊं। एक मौका मिल जाए सिराजुद्दौला को हटाने के लिए। और इसकी सुन लिया, अंग्रेज आए इसके पास, बोले बेटा हम समझ रहे कि तुमको क्या चाहिए,
हम समझ रहे हैं कि तुमको क्या चाहिए, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो हमको क्या चाहिए। तो अच्छा होगा कि तुम हमारी सुन लो, हमको मत समझो, क्योंकि हम तुमको समझ चुके हैं। तो इन्होंने कहा, इन्होंने क्या किया यहां पर, इन्होंने इसको एक लालच दिया कि अगर तुम हमारा साथ दो, क्योंकि तुम क्या हो, सेनापति हो, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम क्या करेंगे, सिराजुद्दौला को मारकर और तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। बंगाल का नवाब बना देंगे। बताना यदि क्लास समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है तो बताना, ठीक है। अभी हम लोग अभी एक भूमिका तैयार कर रही है, आप सभी के इंटरेस्ट जग जाए, मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा, अंग्रेज कहां गए, मीर जाफर एक गद्दार मिल गया उनको, इसको कहा जाएगा भारत का पहला गद्दार ना। सेनापति था बंगाल का, लालच क्या दिया, बंगाल का नवाब बना देंगे, इस लालच में। अब ये जो यहां पर अंग्रेज है ना, जिसमें देखा जाएगा क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, इसके आत्मविश्वास बढ़ जाते हैं और ये बंगाल में आता है और सिराज को क्या है, सिराज को ललकारता है, सिराज को युद्ध के लिए कहता है। और एक डेट तय होती है, क्या बताइए, 23 जून 1757। एक साल पहले 1756 में सिराज ने क्या किया था, अंग्रेजों को पीटा था। कब बताइए, 1756 में। और ये कब गए थे, एक साल बाद इन्होंने एक नई चाल चली, और क्या किया, नई चाल चलने के बाद एक उसको मिल गया गद्दार, और 23 जून 1757 को क्या होता है, पश्चिम बंगाल में एक जगह है प्लासी। प्लासी क्या, एक्चुअली में जो प्लासी है ना, वहां पर एक पलाश नाम का पौधा होता है। पलाश नाम का एक बहुत खूबसूरत फूल होता है, बहुत सुगंधित होता है। उससे क्या करते हैं, उससे रंग निकलता है, उससे पलाश नामक पौधे से रंग निकलता है। चूंकि हम पलाश कहते थे, तो उस स्थान को, पलाश का फूल होता है, उस स्थान को इंडियंस पलाशी कहते थे। क्या कहते थे, पलाशी। क्योंकि अंग्रेजों से पलाशी तो बोला नहीं जाता था, तो क्या बोलते थे, प्लासी। क्या बोलते थे, प्लासी, इट्स प्लासी, ऐसे बोलते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, प्लास पड़ गया। अब यहां पर युद्ध होता है 23 जून, इसका आत्मविश्वास बड़ा है। सिराज को कहेगा, सिराज खुद नहीं लड़ने आएगा, सिराज ने अपने क्या है कि 25,000 सेना भेज दी। कितना, 25,000। अब देखिएगा, प्लासी का युद्ध हो रहा है भाई, प्लासी का युद्ध यहां पर हो रहा है, किसके किसके बीच, अंग्रेज सिराजुद्दौला। अगर देखा जाए यहां पर तो 20,000 सेना, 1200 सेना, क्या 1200, यस, 20,000 सेना, 1200 सेना, जीत किसकी होगी, अंग्रेज जीतेंगे। क्यों, जब जब कहीं भी गद्दार मिला है तो गद्दार की वजह से ही क्या हुआ। अब क्या हुआ, ये युद्ध हुआ, जिसमें निर्णय क्या हुआ, निर्णय यह हुआ कि अंग्रेज जीत जाते, अंग्रेज जीते, तुरंत सिराज की हत्या, नवाब कौन बनेगा, मीर जाफर, ठीक है। तो 1200 सेना ने 20,000 सेना को हरा दिया, कैसे, सिर्फ और सिर्फ गद्दार की वजह से। वो लड़ा ही नहीं, अपने टुकड़ी को भेजा ही नहीं, हार गए, और आगे चल के फिर इनकी हत्या हो जाती है सिराज की। और कहा जाता है कि जब अंग्रेज इस युद्ध को जीतकर इस गलियों से जा रहे थे, जो है अंग्रेज लोग जीतकर,
तो चारों तरफ लोग बैठे हुए थे, चारों तरफ यहां पर लोग खड़े हैं, यहां पर लोग खड़े हैं। और मीर जाफर क्या है कि यहां पर है और यहां से लोग जा रहे हैं। तो हमारे भारतीय लोग क्या है कि इस अंग्रेजों पर क्या कर रहे हैं, इस अंग्रेजों पर क्या कर रहे हैं कि फूल माला से कर रहे हैं। और यही वो समय है, यही वो समय है, ये युद्ध हारना, सिराज की हत्या, लोगों का क्लाइव पे फूल बरसाना, यहीं से भारत के गुलामी की नींव पड़ती है। क्योंकि उन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया, बहुत संपन्न राष्ट्र पे उन्होंने एक क्षेत्र पे कब्जा कर लिया है। और जितना पूरा भारत संपन्न था उसका एक पूरा भारत एक तरफ, बंगाल एक तरफ, पूरा इतना संपन्न पर है। और अंग्रेजों ने सिराज की हत्या कर दी है। एक गद्दार, राष्ट्रीय गद्दार जिसको कहा जाता है, इस एक गद्दार की वजह से पूरा बंगाल का जो वो था सब खत्म हो चुका है और बंगाल पर कब्जा हो चुका है अंग्रेजों का। अब अंग्रेज, उनको विश्वास हो गया है कि अब हम पूरे भारत को अपने अंडर ले लेंगे। और एक प्रश्न पूछेगा अगर कि भारत के गुलामी की नींव कहां से पड़ती है, तो बंगाल से पड़ती है, प्लासी के युद्ध से पड़ती है। और यहीं से इस युद्ध हार जाता है और यहीं से भारत के जो गुलामी होती है ना, गुलामी की क्या बताइए, गुलामी की नींव पड़ जाती है, गुलामी की नींव पड़ जाती है। अब भारत गुलाम हो चुका है और गुलामी के बाद आगे का प्रोसीजर क्या होगा उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। सुबह 6 बजे डेली चलती है ये क्लास। आई होप ये आपको समझ में आया होगा इतिहास। यदि समझ में आया है और कुछ अलग से लगा है और चीजें इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आपका कमेंट मुझे और मोटिवेट करेगा, मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा, बता पाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।